Hello, welcome back to Miss Healthy Classes about us. तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिगो जो है वो कल्टीवेट होती थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रियाती। ठीक है, जिसमें से रिज सिस्टम में ये होती थी कि अ, कि जो भी प्लांटर थे वो नील प्रोड्यूस करते थे अपने लैंड पर, वो उसके डायरेक्टली कंट्रोल में करते थे। निज सिस्टम में ये होता था। ये या तो लैंड खरीद के या फिर रेंट करके फ्रॉम अदर जमींदार ये करते थे, इंडिगो प्रोड्यूस बाय, या फिर उसमें अपने अपने खुद एम्प्लॉय होते थे या फिर हायर्ड लेबर को एम्प्लॉय कर लेते थे। ठीक है, लाइक जैसे कि निज खेती की व्यवस्थाओं में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की कुछ ऐसे समस्याएं भी थी। ये समस्याएं ये थी कि बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत पड़ती थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील के फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। मजदूर का इंतजाम भी करना आसान नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत से भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त हो। आई एम सो सॉरी, धान की खेती में व्यस्त हो। अब यहाँ पे स्लेव का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति हो। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए ही काम करना होता है। अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ओनर, a slave has no freedom and is compelled to do the work for his or her master. Okay, अब यहाँ पे निज कल्टीवेशन का और भी क्या सीन था। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। एक बिगहा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1,000 बिगहा जमीन है तो उसे 2,000 हलों की जरूरत पड़ी थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसान से भी हल नहीं मिल सकते थे। तो उन्होंने अपने ही लिए इन चीजों की उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे, तो ये कुछ नहीं हो पाता था। अब बिगहा बिगहा क्या होता है? बिगहा एक ऐसा यूनिट होता है टू मेजर द लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल। द साइज ऑफ दिस एरिया वैरिड इन बंगाल एंड ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज एट अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। ठीक है, अभी करेंटली शायद 1 बीघा कंस्टिट्यूट ऑफ 20, या इट्स 1/3 ऑफ एन एकड़। ओके, नाउ जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन के पहले बिघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब यहाँ पे 19वीं सदी में के आखिर तक एक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार 25% कम हो जाता था। और बाकी जमीन जो है वो रियाती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। एक और निज और रियाती थी। अब यहाँ पे इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रियात। अब हम लोग देखते हैं रियाती के अंदर क्या होता है। तो अ, रियाती व्यवस्था के तहत जो बगान मालिक रियातों के साथ एक अनुबंधन यानी सट्टा अग्रीमेंट करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो एग्रीमेंट पर दस्तखत
देते थे। उन्हें नील उगाने की कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल भी देखभाल करने के लिए का जिम्मा ये जो था आपका, ये प्लांटर ही लोग का था। ठीक है। जिनको जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। यहाँ पे जो चित्र है, कुछ चित्र जो है, कुछ ये वर्कर किस तरीके से इंडिगो हार्वेस्ट करते हैं, ये देखिए। ये यहाँ पे जो इंडिगो प्लांट ब्राउट टू द फील्ड से फैक्ट्री तक ले जाया जा रहा है। ये इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता था। इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता था। नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वाट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। वाट्स या हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। ओके, वाट्स की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक वाट्स का अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को कीणवण, फर्मेंटिंग और स्टीपर वाट भी कहते थे। जब पौधे जो है फर्मेंट हो जाते थे, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। उस सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और दूसरे वाट में या फिर हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले और हौद के मतलब पहला हौद के जस्ट नीचे रहता था। और दूसरा जो हौद या फिर जिसको हम लोग बीटर वाट भी कहते थे, में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और जो भी सॉल्यूशन था वो पैडल से खंगाला जाता था और पीटा जाता था। जब इस द्रव्य का ये जो लिक्विड था, ये जो हरा हो जाता था, हरा होने के बाद और उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौद में जो भी चूने का पानी डाला जाता था, इट्स इट विल मतलब उसको क्या करते थे कि लाइम वाटर से मिक्स कर देते थे। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद धीरे धीरे नील का पापड़ी नीचे जमने लगती थी और उस पर साफ लिक्विड निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नीली की जो भी नीली रंग की जो भी सरफेस पे जमी होती थी, लिक्विड को ड्रेन करके जो सेडिमेंट था वो इंडिगो पल्प को उसको दूसरे वाट में डाल दिया जाता था, जिसको सेटलिंग वाट कहते थे, या निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये सारा जो है, ये विमेन इंडिगो प्लांट ले जा रही है, ये वाट बीटर है, ये इंडिगो सेल के लिए तैयार हो रहा है। ये सब देख सकते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित होते थे, अब हम लोग गेट बैक टू द पॉइंट, कि डिलीवर हो जाता था प्लांट आफ्टर द हार्वेस्ट। अब ये नए लोन जो थे वो रियायत को दिए जाते थे। आकर्षित होते थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उससे जुड़ी बहुत
उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह, ब्लू रिबेलियन, और उसके बाद मार्च 1859 में हजारों रियात ने नील की बंगाल में हजारों रियात ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियात ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरत अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो भी एजेंट होते थे, ठीक है, गोमास्ताज होते थे, वो उनकी पिटाई कर दी गई थी। रियात ने कसम खा ली थी कि ना तो वह नील की खेती करेंगे, ना उसके लिए कर्ज लेंगे, और ना ही बगान मालिक के लाठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी? इसमें कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था कि नील की खेती जो थी वो अत्यंत दमनात्मक थी। यानी बहुत ही ज्यादा जो थी वो ऑपरेसिव थी। ठीक है। यहाँ पे बट दोज हु आर ऑपरेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन द rebellion. They do so only at times. जो लोग जो भी थे, लेकिन जो भी लोग दबते होते थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में जो नील इंडिगो के रियाट्स थे, जो उन्हें ऐसा लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिनमें मुखियाओं से नील के एग्रीमेंट पर जबरन दस्तखत कराया गया था, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयत के बगावत इस रिबेलियन के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते हैं। नील के किसानों को ये भी लगता था कि अंग्रेजी सरकार जो है, ये ब्रिटिश शासन भी है, संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में, लाइक 1857 के जो रिवॉल्ट थे उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार और एक और व्यापक विद्रोही के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 के ठंड में इलाके का दौरा करने लगे। रियातों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले एडिथ ने एक नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने लिखा कि रियातों को नील के अग्रीमेंट मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। इडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसान ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उनके रियायतों की दुर्दशा, बगान मालिक की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस रिवॉल्ट से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कर रहे एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग में बगान मालिकों को दोषी पाया गया, जोर जबरन के लिए उनकी आलोचना की गई, और साथ ही साथ आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधन को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहते तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत से चिंतित होकर सब लोग इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे।
19वीं सेंचुरी के आखिर में जैसे कि कह सकते हैं कि इंडिगो जो आखिर में जो ये रंग का निर्माण होने लगा था, उससे इनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित होने लगा। अ, और फिर उसके बाद फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में लगभग 1917 में लगभग चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं, और बाकी जो है क्वेश्चन आंसर यू विल गेट इन द लिंक। थैंक यू सो मच। Kindly like, share, and subscribe. Please support us. We need your support very, very much. Please help us grow. Thank you, everyone. Bye bye.